डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लेस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे विज्ञान कक्षा 10 चैप्टर 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। आज के वीडियो लेक्चर में आप प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन को पढ़ेंगे और ये प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन का पार्ट 2 है। पार्ट 2 में आज आप क्या सीखेंगे, प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, फिर दर्पण क्या होता है, ऐसे और भी पॉइंटों को इस पार्ट 2 में सीखेंगे। तो डियर फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले आपके सामने है प्रतिबिंब क्या होता है। पिछले वीडियो लेक्चर में आपने सीखा कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण क्या होते हैं, फिर अप्रदीप्त वस्तुएं और दीप्त वस्तुएं या प्रदीप्त वस्तुएं या अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, फिर प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, उसके नियम क्या होते हैं। इस वीडियो लेक्चर में आप सबसे पहले जानेंगे कि प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है या प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए, किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें, कोई बिंदु है, कोई भी बिंदु, जैसे मान लीजिए मैं इस मार्कर को देख रहा हूं तो ये मार्कर एक बिंदु है, ठीक है, ध्यान समझिएगा। मैं इस मार्कर को देख रहा हूं तो मार्कर एक बिंदु है। अब इस बिंदु से जो प्रकाश की किरणें चलेंगी, ध्यान समझिएगा, किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन, इस बिंदु से जो प्रकाश की किरणें चली हैं, परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर जाकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। देखिए दो शब्द लिखा है, एक मिलती है और एक मिलती हुई प्रतीत होती है। उस बिंदु को, पहले बिंदु का हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। उस बिंदु को, पहले बिंदु का हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब, मतलब जहां पर मिलती हैं। ध्यान समझिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु है, या सपोज डेट मान लीजिए कोई वस्तु है, कोई पदार्थ है ये, ठीक, और इससे प्रकाश की किरणें चली, ठीक है, प्रकाश की किरणें सपोज डेट ऐसे चली, दो प्रकाश की किरणें ऐसे चली और परावर्तन हुआ इनका, परावर्तन हुआ या अपवर्तन। अब परावर्तन या अपवर्तन को बाद जहां पर ये एक दूसरे को मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी, उस बिंदु को हम क्या कहेंगे, प्रतिबिंब। उस बिंदु को, पहले बिंदु का यानी इसका हम क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे, ठीक है। किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को हम पहले बिंदु का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब बनता कैसे है, इसको जब आप दर्पण को पढ़ेंगे, आसानी से दर्पण को पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जब कोई बिंदु हो और उस बिंदु से प्रकाश की किरणें चली और चलने के बाद उनका परावर्तन हुआ, और परावर्तन के बाद जहां पर एक दूसरे को मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को हम कहते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब जो होता है वो दो प्रकार का होता है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है, एक आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। अब वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं, देखिए ध्यान से, जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं, उस बिंदु को, पहले बिंदु का हम कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। जहां पर जाकर मिल जाए उस बिंदु को हम पहले बिंदु का कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरा आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। मिलती हुई, देखिए यहाँ शब्दों में अंतर है, यहाँ मिलती है मतलब एक दूसरे को परावर्तन के बाद क्या करती है, मान लीजिए यहाँ से लौटी और यहाँ से लौटी, तो एक दूसरे को ये मिलेंगी कहीं ना कहीं, तो जहां ये मिलेंगी उसको हम कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, और जहां पर ये मिलती हुई प्रतीत होंगी उनको हम कहेंगे आभासी प्रतिबिंब। क्या कहेंगे, आभासी प्रतिबिंब। तो जाकर मिलती है तो वास्तविक बनेगा और मिलती हुई प्रतीत होती है तो आभासी बनेगा, ठीक है। अब वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। जो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा उसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप प्रोजेक्टर देखते हैं तो वहां पर्दा एक लगाया जाता है और उस पर हम उसको दिखा सकते हैं। तो जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो वास्तविक प्रतिबिंब
क्या होता है, जिस बिंदु पर जाकर मिले उसे हम कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, और अगर मिलती हुई प्रतीत होती है तो हम कहेंगे आभासी प्रतिबिंब। ठीक, प्रतिबिंब क्या होता है, किसी बिंदु से प्रकाश किरणें निकली, परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर जाकर मिलती है या मिलती हुई प्रतिबिंब मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को हम कहते हैं पहले बिंदु का प्रतिबिंब। अगर मिले तो वास्तविक और मिलती हुई प्रतीत हुए तो आभासी। ठीक, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं दर्पण क्या होता है। देखिए दर्पण, दर्पण सभी के घरों में होता है। दर्पण मतलब शीशा। तो दर्पण क्या होता है, ऐसा कांच जिनके एक तल पर चांदी, यहाँ देखिए चांदी अथवा पारे की पॉलिश की हो। जो दर्पण आपके घरों में या हमारे घरों में होता है, उस दर्पण को अगर आप ध्यान से देखेंगे, उसके पीछे का कवर हटा दीजिए, तो कवर को जब हटाएंगे तो उसके एक तरफ पॉलिश किया रहता है। क्या किया रहता है, पॉलिश। वो चांदी का होता है अथवा पारे का, किसी एक का होता है, चांदी अथवा पारे का। और वो क्या होता है, एक कांच होता है। तो लिखा ऐसा कांच जिनके एक तल पर, मतलब एक तरफ एक तल पर चांदी अथवा पारे की पॉलिश की हो, और दूसरा तल जो हो चमकदार तथा परावर्तक हो। वो चमकदार हो, तो देखते हैं दूसरा तल क्या होता है, चमकदार होता है, और परावर्तक होता है। परावर्तक मतलब सूर्य के प्रकाश का परावर्तन हो, उसे हम दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, दर्पण। फिर से सुनिए, ऐसा कांच, कोई कांच ले लीजिए और उसके एक तरफ किसी तल पर चांदी अथवा पारे की पॉलिश कीजिए, और दूसरा तल जो होना चाहिए वो चमकदार तथा परावर्तक हो, तो उसको हम कहेंगे दर्पण। क्या कहेंगे, दर्पण। ठीक, अब दर्पण जो होता है वो दो प्रकार का होता है। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। हमारे घरों में यूज होने वाला जो दर्पण है वो समतल दर्पण है, और जो गाड़ियों में या स्ट्रीट लाइटों में जो दर्पण यूज किया जाता है वो गोलीय दर्पण है। ठीक है, तो जो हम अपने घरों में जिस दर्पण का यूज करते हैं वो समतल दर्पण है, और स्ट्रीट मतलब जो शेविंग करते हैं, दाढ़ी बनाने का काम करते हैं, या आपके गाड़ियों में जो जितने भी प्रकार की गाड़ियां हैं या स्ट्रीट लाइट जो भी लगाई जाती हैं, उन सभी में जिस दर्पण का उपयोग किया जाता है वो गोलीय दर्पण होता है, वो समतल दर्पण नहीं होता है। तो अब इनको जानेंगे कि समतल दर्पण क्या होता है और गोलीय दर्पण क्या होता है, और ये कितने प्रकार के होते हैं। फ्रेंड्स, आपके सामने नेक्स्ट पॉइंट है दर्पण के प्रकार। जैसे आपने सीखा दर्पण क्या होता है और दर्पण कितने प्रकार का होता है। तो दर्पण दो प्रकार का होता है, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण किसे कहेंगे, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समान हो। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ जो हो, मतलब जिससे प्रकाश का रिफ्लेक्शन होगा, परावर्तन होगा, वो समान होना चाहिए। समान मतलब बराबर। जैसे मैंने कहा कि घरों में यूज किए जाने वाले जो दर्पण होते हैं वो समतल दर्पण होते हैं। जैसे देखेंगे उसका, जिसमें हम अपने इमेज फेस को देखते हैं, चेहरे को, वो बिल्कुल समान होता है, बिल्कुल बराबर होता है, तो आपका समतल दर्पण है। तो ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समान हो, परावर्तक मतलब जो जिससे प्रकाश का परावर्तन हो, तो उसे हम कहेंगे समतल दर्पण। यहाँ देखिए मैंने लिख दिया है कि घरों में प्रयोग किए जाने वाले दर्पण समतल होते हैं। अगर घरों में प्रयोग किए जाने वाले दर्पण को आप देखेंगे तो जो उसका ऊपरी पोर्शन है जिसमें हम अपने चेहरे को देखते हैं वो बिल्कुल समान होता है, बिल्कुल बराबर होता है। तो ऐसे दर्पण को हम कहते हैं समतल दर्पण। ठीक है, अब गोलीय दर्पण क्या होता है, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ जो होगा वो गोलीय होगा, मतलब गोल होगा। ठीक है, क्या होगा, गोलीय होगा। ऐसा दर्पण, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो उसे हम कहते हैं गोलीय दर्पण। ये समान नहीं होगा, इसका जो परावर्तक पृष्ठ होगा बराबर नहीं होगा, गोल होगा, तो ऐसे दर्पण को हम कहते हैं गोलीय दर्पण। ठीक, अब गोलीय दर्पण जो होता है वो दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार का, एक होता है आपका अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ध्यान से समझिएगा। जो गोलीय दर्पण होता है ये किसी कांच के खोखले गोले को काटकर बनाया जाता है। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले को काटकर बनाया जाता है, और जब भी आप किसी खोखले गोले को काटेंगे
तो उसका जो एक तल होगा ऐसे होगा, एक तल ऐसे धंसा हुआ होगा और एक तल ऐसे उभरा हुआ होगा, ऐसे एक होगा, ऐसे एक तल ऐसे दबा हुआ होगा और एक तल उभरा हुआ होगा। जैसे मान लीजिए आप गेंद खेलते हैं, गेंद, यदि गेंद को आधो हाथ पर या कहीं से काट कर थोड़ा निकाल लिया जाए तो आप देखेंगे जो एक पोर्शन होगा, एक तल जो होगा इस तरह से दबा हुआ होगा, एक उभरा हुआ होगा। तो जो गोलीय दर्पण होता है ये कांच के खोखले गोले को काटकर बनाया जाता है, इसलिए इसका एक तल दबा हुआ और एक तल उभरा हुआ होता है। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब बात कर लेते हैं अवतल दर्पण क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, अन्यथा आप आगे के जो पॉइंट्स हैं उनको समझ नहीं पाएंगे कि गोलीय दर्पण क्या होता है। तो मैंने आपको बताया क्या कि गोलीय दर्पण जो होता है किसी कांच के खोखले गोले को काटकर बनाया जाता है, और जब किसी खोखले गोले को काट कर बनाया जाएगा तो उसका एक तल दबा हुआ होगा और एक तल उभरा हुआ होगा, ठीक है। तो इसलिए जब दो दो तरह के होंगे, एक दबा हुआ एक उभरा हुआ, तो गोलीय दर्पण भी दो प्रकार का होगा। अब अवतल दर्पण को समझते हैं। ऐसा गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए पृष्ठ पर पॉलिश किया, उभरा हुआ मतलब जैसे ऐसे कांच को कांच के खोखले गोले को काटे तो उभरा हुआ ये दबा हुआ पोर्शन है और ये उभरा हुआ है, तो उभरे हुए पे पॉलिश कर दें और दबा हुआ प्रकाश का परावर्तक रहे तो हम उसे कहते हैं अवतल दर्पण। जैसे मैंने अवतल दर्पण का फिगर आपको समझने के लिए यहाँ पर बनाया है, ऐसे ही किताबों में आपको अवतल दर्पण का फिगर बनाना है, ठीक है। ऐसा गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए, देखिए इसके उभरे हुए भाग पर मैंने क्या कर दिया है, पॉलिश कर दिया। ये जो आप देख रहे हैं इस तरह से ये पॉलिश किया है, तो जिसके उभरे हुए पृष्ठ पर पॉलिश किया हो और दूसरा तल प्रकाश का परावर्तक हो। दूसरा तल मतलब दबा हुआ, ये जो तल है ये प्रकाश का परावर्तक है, उसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। समझो ऐसे ऐसे है, समझिए दर्पण ये दबा हुआ है और ये उभरा हुआ है, तो जब उभरे हुए पे पॉलिश कर दीजिए और दबे हुए में आप अपने चेहरे को देख सके या प्रकाश का परावर्तक हो तो उसे हम कहते हैं अवतल दर्पण। क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का फिगर इस तरह से बनेगा। अवतल दर्पण ऐसे बनाएंगे, देखिए ऐसे कर देंगे, ऐसे, तो इधर वाला पोर्शन हो गया दबा हुआ और इधर वाला पोर्शन हो गया उभरा हुआ। अब इस पे क्या होगी, उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर देंगे, उभरे हुए भाग पर इस तरह से ऐसे से बना देंगे तो इसका मतलब हो गया इस पर क्या हो गया, पॉलिश। इस तरह से इसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर देंगे तो हम इसे कहेंगे ये अवतल दर्पण है। क्या है, अवतल दर्पण, ठीक। अब बात कर लेते हैं उत्तल दर्पण क्या होता है। तो ऐसा गोलीय दर्पण जिसके दबे हुए भाग, दबे हुए पृष्ठों पर पॉलिश किया, दबे हुए मतलब इस पृष्ठ पे पॉलिश किया हो और इधर प्रकाश का परावर्तक हो और दूसरा तल प्रकाश का परावर्तक हो तो उसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण। देखिए उत्तल दर्पण का फिगर मैंने यहाँ पर बनाया है इस तरह से। मैं दूसरा फिगर आपको यहाँ पर बनाए दिखा रहा हूँ इस तरह से, देखिए ऐसे बनाइए, ऐसे, तो ये उभरा हुआ हुआ, ये दबा हुआ, इसके दबे हुए भाग पर पॉलिश कर दीजिए। जो दबा हुआ भाग है उस पर पॉलिश कर दीजिए, तो दबे हुए भाग पर पॉलिश करेंगे तो क्या होगा, उत्तल। ये है उत्तल दर्पण। और ये उभरे हुए भाग पर पॉलिश करेंगे तो क्या होगा, अवतल, ठीक। तो अवतल का फिगर इस तरह से बनेगा और उत्तल का फिगर इस तरह से बनेगा। अवतल दर्पण में उभरे हुए भाग पर पॉलिश किया होता है, उत्तल दर्पण में दबे हुए भाग पर पॉलिश किया रहता है, और जिस भाग पर पॉलिश किया रहेगा उसका दूसरा जो तल होगा वो प्रकाश का परावर्तक होगा, ठीक। तो आपने समझा अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और गोलीय दर्पण, समतल दर्पण। अब हम समझेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जिनको जानना बहुत ही जरूरी है। फ्रेंड्स अब आप सीखेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। ये महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जिनको जानना बहुत ही जरूरी है। यदि आप इनको जानते हैं तभी आप आगे के पॉइंट्स को समझ पाएंगे। तो गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। सबसे पहले दर्पण का ध्रुव समझेंगे, फिर दर्पण का वक्रता केंद्र, दर्पण का मुख्य अक्ष, दर्पण का वक्रता त्रिज्या और दर्पण का मुख्य फोकस, और उसके बाद समझेंगे दर्पण की फोकस दूरी। तो डियर फ्रेंड्स सबसे पहले समझेंगे कि दर्पण का ध्रुव होता क्या है। दर्पण का ध्रुव, तो गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब ध्यान समझिए, आपने पढ़ा कि गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक अवतल होता है और एक उत्तल होता है, एक अवतल और एक उत्तल। तो देखिए मैं सबसे पहले आपको सामने बना रहा हूं अवतल।
तो अवतल कैसे बनेगा, ध्यान से समझिएगा। अवतल कब होगा, जब अवतल होगा उसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश किया हो, और उत्तल कब होगा, जब उसके दबे हुए भाग पर पॉलिश किया हो। मैं आपके सामने बना रहा हूं, देखिए ध्यान से। देखिए दो फिगर में बनाया, एक ये है, बहुत छोटा सा है, ध्यान से समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा। और एक मैंने आपके सामने ये बनाया। ठीक, ये दो दर्पण मैंने आपके सामने बनाया। ये आपका है अवतल दर्पण और ये है उत्तल दर्पण। क्योंकि इसके दबे सॉरी इसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश किया है तो अवतल, और दबे हुए भाग पर पॉलिश किया हो तो उत्तल। ठीक, अब कह रहा है गोलीय दर्पण के प्रावर्तक तल। प्रावर्तक तल मतलब जिस तल से प्रकाश का प्रावर्तन हो, तो जिधर पॉलिश नहीं किया रहेगा उधर होगा, तो इधर होगा और इधर होगा। तो इसका मध्य बिंदु देखिए क्या, इसका मध्य बिंदु पता कर लीजिए। सपोज डेट मान लीजिए ये इसका मध्य बिंदु है, तो यही इसका क्या है, ध्रुव है। इसी प्रकार से इसका देख लीजिए, तो इसका मध्य बिंदु ये होगा, तो ये इसका क्या है, ध्रुव। प्रावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होगा उसी को हम कहेंगे ध्रुव। क्या समझिए, गोलीय दर्पण के प्रावर्तक तल, तो प्रावर्तक तल मतलब जिस तल से प्रकाश का प्रावर्तन हो, तो प्रावर्तक तल ये होगा और इसमें भी ये होगा। ठीक है, तो इसका जो मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु मीन्स आधो आध, बीचों बीच भाग में जो बिंदु होगा उसी को कहते हैं मध्य बिंदु। तो देखिए यहाँ मध्य बिंदु ये है, तो इसके हम P से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसका मध्य बिंदु ये है, इसको हम P से रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों, क्योंकि दर्पण के ध्रुव को P से व्यक्त किया जाता है, कैपिटल P। ठीक, कैपिटल P से व्यक्त करते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि जो प्रावर्तक तल का मध्य बिंदु होगा उसी को हम कहेंगे दर्पण का ध्रुव। प्रावर्तक तल के मध्य बिंदु को ही हम कहेंगे दर्पण का ध्रुव। मध्य बिंदु मतलब आधो आध, बीचों बीच का जो भाग होगा उस बिंदु को हम कहेंगे दर्पण का ध्रुव। जैसे इसमें ये है और इसमें ये है। ठीक, अब दूसरा समझते हैं, दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होता है। दर्पण का वक्रता केंद्र, तो ध्यान से समझिए, गोलीय दर्पण जिस गोले का एक भाग होता है उसके केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। मैंने आपको शुरू में बताया गोलीय दर्पण में कि जो गोलीय दर्पण होता है किसी कांच के खोखले गोले को काटकर बनाया जाता है। अब सपोज लेट समझिए, कांच का खोखला गोला एक ये है और एक ये है। ठीक, ध्यान समझिएगा, कांच के दो खोखले गोले हैं, एक ये है और एक ये है। ठीक है, अब इनको काट कर दर्पण बनाया जा रहा है। ठीक, इसको काट कर क्या बनाया जा रहा है, दर्पण। अब दर्पण जो बनेगा वो दो प्रकार का बनेगा, दर्पण दो प्रकार का। तो सपोज डेट मान लीजिए यहां से इसको ऐसे से काट दिया गया। ठीक है, या सबसे पहले ये जान लीजिए कि इसको जब आप गोलीय दर्पण सॉरी जो खोखला गोला होगा उसका एक केंद्र होगा। ध्यान समझिएगा, जो खोखला गोला होगा उसका एक केंद्र होगा। सपोज डेट उसका केंद्र ये है और इसका केंद्र ये है। ठीक है, दोनों का केंद्र है। देखिए गोलीय दर्पण जिस गोले का एक भाग होता है उसके केंद्र को, तो गोलीय दर्पण किसको काटकर बनाया जाता है, खोखले गोले को। तो खोखले गोले का केंद्र इसका ये है और इसका ये है। ठीक, अब ध्यान समझिएगा, इसको हमें काट कर क्या बनाना है, दर्पण। तो इसको हम मान लीजिए यहां से ऐसे काट दिए, ऐसे काट दिए, और काटने के बाद इस भाग पर पॉलिश कर दिए, उभरे हुए भाग पर पॉलिश मैंने कर दिया। इसके उभरे हुए भाग पर क्या कर दिया, पॉलिश। और जब उभरे हुए भाग पर पॉलिश करेंगे तो ये बनेगा अवतल दर्पण। क्या होगा, अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण हो गया। अब देखिए ये जो केंद्र है, ये जो गोले का केंद्र था ये हो जाएगा दर्पण का वक्रता केंद्र। अगर इस लाइन को ऐसे हटा देंगे तो ये जो केंद्र है इस दर्पण का होगा वक्रता केंद्र। ठीक है, इसी तरह से इसको देखिए, इसमें भी आप इसको ऐसे काट दीजिए, ऐसे काट दिए, और काटने के बाद इसके दबे हुए भाग पर पॉलिश कर दीजिए। दबे हुए भाग पर क्या कर दिए, पॉलिश। तो जब दबे हुए भाग पर पॉलिश करेंगे तो होगा उत्तल दर्पण। क्या होगा, उत्तल दर्पण। और जो इसका केंद्र होगा इसी को हम कहेंगे वक्रता केंद्र। ये समझने के लिए मैंने आपको बनाया था। तो ये केंद्र जो है ये वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र को C से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है,
तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा भाग होता है उसके केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। अब चाहे वो अवतल हो या उत्तल। ठीक, अगला पॉइंट समझिए, दर्पण का मुख्य अक्ष क्या होता है? तो दर्पण के ध्रुव, यहां आपने पढ़ा ध्रुव तथा वक्रता केंद्र, यहां ने पढ़ा आपने वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सीधी रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान समझिए, यहां पर मैंने एक बनाया, ये आपका है अवतल दर्पण, ठीक है, और यहां पर मैंने एक बनाया, ये आपका है उत्तल दर्पण। ठीक, अब वक्रता केंद्र हमेशा जो होगा, जिस तरफ झुकाव ऐसे होगा उसी तरफ होगा, जिस तरफ झुकाव, वक्रता केंद्र हमेशा जिस तरफ झुकाव होगा उसी तरफ होगा। तो इधर झुकाव है तो वक्रता केंद्र मान लीजिए ये है इसका, और इसका वक्रता केंद्र ये है। वक्रता केंद्र को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, सी से रिप्रेजेंट कर दिया गया। दर्पण का ध्रुव क्या होगा? परावर्तक तल का मध्य बिंदु। तो मान लीजिए इसका परावर्तक तल यही है, ये P है, और इसका परावर्तक तल ये है, तो ये भी आपका क्या है? P है। ठीक, अब दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से जो ऐसे रेखा जाएगी, सीधी रेखा, उसी को हम कहेंगे मुख्य अक्ष। ये क्या है? मुख्य अक्ष। ऐसे इसमें भी जो सीधी रेखा जाएगी उसी को हम कहेंगे मुख्य अक्ष। मतलब ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सीधी रेखा को हम कहते हैं मुख्य अक्ष। तो ये आपका क्या है? मुख्य अक्ष। ध्रुव और वक्रता केंद्र से जो रेखा जाएगी उसी को हम कहेंगे मुख्य अक्ष। ठीक है, अब अगला पॉइंट समझिए, वक्रता त्रिज्या क्या है? दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाले रेखाखंड को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी दर्पण के ध्रुव, अब देखिए इसी फिगर में समझ लीजिए, दर्पण का ध्रुव ये है और वक्रता केंद्र ये है। अब अगर इन दोनों को मिलाया जाए तो इतने ही आपको जरूरत पड़ेगा, इतना ही पोर्शन। ठीक है, तो यही आपका जो है वक्रता त्रिज्या है। यानी यहां से जो यहां से यहां तक की जो दूरी है वही वक्रता त्रिज्या है, इसको कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी प्रकार से इसमें देखिए, ये ध्रुव है और ये वक्रता केंद्र है, तो यहां से यहां तक की जो इनके बीच की दूरी होगी उसी को हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या। ठीक, तो इसको आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। या जो रेखाखंड वक्रता केंद्र और रेखाखंड की बात हो रही, रेखा नहीं, तो रेखाखंड का एंड पॉइंट होता है, तो इसका एंड पॉइंट ये है, इसका एंड पॉइंट ये है, तो इसी को हम कहेंगे वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या को R से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी होगी उसी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब अगला पॉइंट आपके सामने, दर्पण का मुख्य फोकस। दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है? तो दर्पण के मुख्य फोकस को समझने के लिए सबसे पहले दर्पण बनाते हैं। ठीक है, तो ये यहां पर मैंने बनाया उत्तल दर्पण, सॉरी अवतल दर्पण, मैंने यहां पर बना दिया अवतल दर्पण, और यहां पर मैंने बनाया उत्तल दर्पण। ठीक है, ध्यान से समझेंगे, ये है अवतल दर्पण और ये है उत्तल दर्पण। अब क्या कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर, सबसे पहले मुख्य अक्ष बनाया जाए, तो ये इसका मध्य बिंदु है, परावर्तक तल का मध्य बिंदु, तो ये P होगा, और जिधर झुका होगा वहीं कहीं वक्रता केंद्र होगा, तो ये वक्रता केंद्र है। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें इसका मध्य बिंदु ये है, तो ये P होगा, इधर झुका हो तो वक्रता केंद्र कहीं यहीं पर होगा, ये C है। वक्रता केंद्र को C से रिप्रेजेंट करते हैं। अब वक्रता केंद्र और ध्रुव से एक लाइन खींच देंगे, वक्रता केंद्र और ध्रुव से एक लाइन खींचेंगे जिसको हम कहेंगे मुख्य अक्ष। क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष। तो ये आपका मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है। तो क्या कह रहा है? मुख्य अक्ष के समानांतर। अब मुख्य अक्ष के समांतर कोई चलने वाली कोई प्रकाश की किरण, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर जानी चाहिए। समांतर मतलब उनके बीच की गैपिंग हर जगह बराबर हो, ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर। इसमें भी क्या होना चाहिए? मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, इस लाइन को आप और बढ़ा सकते हैं, मुख्य अक्ष। ध्यान रखना, जब भी दर्पण पर प्रकाश किरणें डालेंगे तो हमेशा बाईं ओर से ही डाली जाती है। जो दर्पण का परावर्तक तल होगा हमेशा बाईं ही ओर होगा, कभी दाहिनी तरफ नहीं होगा। इस पॉइंट को आपको याद रखना, दर्पण का परावर्तक तल हमेशा बाईं ओर बननी चाहिए
और दर्पण पर हमेशा किरण आपको बाईं ओर से ही डालना है, दाहिनी तरफ से कभी नहीं डालना है। तो देखिए बाईं ओर से मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आया तो क्या होगा, दर्पण से परावर्तन के बाद अब इसका परावर्तन होगा, दर्पण से इसका क्या होगा, परावर्तन। जैसे इसे आया तो अब इधर क्या होगा, इस प्रकार से इसका परावर्तित हो जाएगा, इधर से निकल जाएगा। ठीक, मुख्य अक्ष के समांतर गया, इधर से निकला। इसी प्रकार से इसमें देखिए मुख्य अक्ष के समांतर गया, अब क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर होगा तो निकलेगा किधर, परावर्तित होगा, इस तरफ से जाएगा, ये ऊपर की ओर जाएगा, इस तरफ से ऐसा निकल जाएगा। ठीक, अब इसको डॉट के द्वारा आप ऐसे बढ़ाएंगे, ऐसे डॉट के द्वारा बढ़ाएंगे तो देखेंगे ये मुख्य अक्ष को कहीं काटेगा। तो यहाँ देखिए ये मुख्य अक्ष को यहाँ पर काट रहा है, यहाँ भी देखेंगे ये मुख्य अक्ष को कहीं पर काट रहा है। जहां पर ये मुख्य अक्ष को काटेंगे उसी को कहते हैं मुख्य फोकस। क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। तो इस तरह से इसमें मुख्य फोकस यहाँ होगा और इसमें मुख्य फोकस यहाँ पर होगा। ठीक, ये ध्यान रखना है आपको। मतलब मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरण आएगी और दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी उसी बिंदु को हम कहते हैं मुख्य फोकस। इसमें काट रही है और इसमें काटती ही प्रतीत हो रही, क्यों, क्योंकि हम इसको कल्पना के द्वारा आगे बढ़ाएं इसलिए कहेंगे काटती हुई प्रतीत होती है। तो काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। अवतल दर्पण में इस प्रकार से बनेगा और उत्तल दर्पण में इस प्रकार से। फिर से समझिए, ये आपका ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है, ध्रुव और वक्रता केंद्र से जो लाइन जाएगी उसे हम कहेंगे मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण आई, परावर्तन होगा तो नीचे की ओर जाएगी। ठीक है, और परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को यहाँ पर काट रही है तो ये मुख्य फोकस होगा। इसी प्रकार से इसमें देखिए ये आपका मुख्य अक्ष है और ये किरण आपका मुख्य अक्ष के समांतर आया, परावर्तन होगा तो इस तरह से जाएगा और इसको कल्पना के द्वारा आगे बढ़ाएंगे तो ये मुख्य अक्ष को यहाँ पर काटेगा। जहां पर ये मुख्य अक्ष को काटेगा उसी को हम कहेंगे मुख्य फोकस। क्या कहेंगे, मुख्य फोकस। डियर फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक पॉइंट का डिस्क्राइब नहीं किया है, वो दर्पण की फोकस दूरी है, दर्पण की फोकस दूरी। तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है मैं बता दे रहा हूं, आप नीचे नोट्स कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। ठीक, तो मुख्य फोकस फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी यही होती है, ध्यान समझिएगा। फोकस दूरी क्या होती है, ये आपका दर्पण का ध्रुव है, ये मुख्य फोकस है और ये दर्पण का ध्रुव। तो मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव के जो बीच की दूरी होती है उसी को हम कहते हैं फोकस दूरी। ठीक है, क्या समझे आप कि मुख्य फोकस, ये आपका मुख्य फोकस है और ये दर्पण का ध्रुव है, तो मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी। इसी प्रकार से इसमें समझिए, ये आपका मुख्य फोकस है और ये दर्पण का ध्रुव है, ये मुख्य फोकस है और ये दर्पण का ध्रुव है, तो मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी। और फोकस दूरी को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एफ, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो कैसे लिखेंगे दर्पण की फोकस दूरी, यदि आपसे कोई पूछे या आपके एग्जाम में आ रहा दर्पण की फोकस दूरी किसे कहते हैं, तो लिखेंगे दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को दर्पण का फोकस दूरी कहते हैं। फिर से सुनिए, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। फिर से सुनिए, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। ऐसे फिर से सुनिए, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। तो इस पॉइंट्स को आप नीचे नोट कर लीजिएगा। तो ये थे गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। दर्पण का ध्रुव, परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होगा उसे हम कहेंगे दर्पण का ध्रुव। दर्पण का वक्रता केंद्र, जिस खोखले गोले को काट कर गोलीय दर्पण बनाया जाएगा उसका जो केंद्र होगा वो दर्पण का वक्रता केंद्र होगा। दर्पण का मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र और ध्रुव से जो लाइन जाएगी उसको हम कहेंगे मुख्य अक्ष। वक्रता त्रिज्या, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के जो बीच की दूरी होगी उसे हम कहेंगे वक्रता त्रिज्या। दर्पण की मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरण जाएगी और परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी या काटती हुई प्रतीत होगी उसको हम उस बिंदु को हम कहेंगे मुख्य फोकस। ठीक है, फोकस दूरी क्या होगा, दर्पण के ध्रुव
और फोकस, मुख्य फोकस के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। तो ये वीडियो लेक्चर में आपने पार्ट 2 में देखा प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब के दो प्रकार, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, फिर दर्पण क्या होता है, दर्पण के प्रकार, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, फिर आपने देखा गोलीय दर्पण के प्रकार में अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, और फिर गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं को आपने सीखा। पहले आपने सीखा कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है, दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होता है, दर्पण का मुख्य अक्ष क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है और दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो इस प्रकार से आज के वीडियो लेक्चर पार्ट 2 में आपने इन पॉइंट्स का अध्ययन किया। डियर फ्रेंड्स, अगले वीडियो लेक्चर पार्ट 3 में जो दर्पण से संबंधित परिभाषाएं आपने सीखा है उससे रिलेटेड दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम क्या है और फिर अवतल दर्पण द्वारा और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनते कैसे हैं, इस पॉइंट पर चर्चा होगी, इसको आप सीखेंगे। डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में उतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, चैनल को पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।